ग्रीन कार्ड सिर्फ एक स्टेटस नहीं है, यूएस में लीगली सेटल होने का सबसे स्ट्रॉन्ग रास्ता है। लेकिन ये रास्ता सीधा नहीं है। पूरा सिस्टम कैटेगरीज, एलिजिबिलिटी रूल्स, फॉर्म्स और वेटिंग टाइमलाइंस पर चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर कैटेगरी के रूल्स अलग हैं। आज इस वीडियो में हम पूरा ब्रेकडाउन समझेंगे। ग्रीन कार्ड किन रूट से मिलता है, रोल जो क्या है, कौन कौन एलिजिबल होता है, कौन सा प्रोसेस फास्ट है, कौन सा स्लो है, और इंडियंस को इनमें किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है ताकि प्लानिंग क्लियर हो और कोई गलत एक्सपेक्टेशन ना बने। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। ग्रीन कार्ड मतलब लॉफुल परमानेंट रेजिडेंसी, यानी आप यूएस में लीगली रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और फ्यूचर में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा चैलेंज एलिजिबिलिटी होती है, क्योंकि हर किसी के लिए एक ही रास्ता नहीं होता। ब्रॉडली दो मेन रूट्स होते हैं, एक होता है फैमिली बेस्ड और दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। अब फैमिली बेस्ड रूट को समझते हैं। अगर आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर यूएस सिटीजन है या ग्रीन कार्ड होल्डर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे फास्ट कैटेगरी होती है इमीडिएट रिलेटिव्स। इसमें स्पाउस, अनमैरिड चाइल्ड अंडर 21 एज और पेरेंट्स आते हैं। इस कैटेगरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वीजा लिमिट नहीं होती, यानी बैकलॉग का इशू नहीं होता, इसीलिए सबसे क्विक रूट माना जाता है। अगर एप्लीकेंट यूएस के अंदर है तो वो फॉर्म I-485 फाइल करके एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई केसेस में फॉर्म I-130 और I-485 साथ में फाइल किए जा सकते हैं। इससे प्रोसेस और स्ट्रीमलाइन हो जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लॉ भी काम करता है, CSPA यानी चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट। अगर एप्लीकेशन के दौरान चाइल्ड 21 ईयर्स से ऊपर हो जाता है तो भी कुछ केसेस में एलिजिबिलिटी बच सकती है। अब दूसरी साइड है फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरीज। यहाँ पर सिबलिंग्स, मैरिड चिल्ड्रन या अडल्ट चिल्ड्रन आते हैं। इस कैटेगरी में वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लंबा होता है क्योंकि वीज़ा लिमिट्स लागू होती हैं। यही वो जगह है जहाँ इंडियंस को सबसे ज़्यादा डिले फेस करना पड़ता है। अब फियोंसे वीज़ा की बात करें। अगर कोई यूएस सिटीजन अपने फियोंसे को बुलाना चाहता है तो उसे फॉर्म I-129F फाइल करना होता है। K1 वीज़ा मिलने के बाद 90 डेज के अंदर शादी करनी होती है। उसके बाद ही फॉर्म I-485 फाइल करके ग्रीन कार्ड प्रोसेस आगे बढ़ता है। अगर शादी नहीं होती तो यूएस छोड़ना ज़रूरी होता है। ये रूल स्ट्रिक्ट है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड पर। ये सबसे कॉमन रूट है स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन यहाँ कैटेगरीज और भी स्ट्रक्चर्ड हैं। इन्हें EB1 से EB5 तक डिवाइड किया गया है। EB1 सबसे टॉप कैटेगरी है। इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वाले लोग आते हैं, जैसे साइंस, आर्ट्स, बिजनेस या स्पोर्ट्स में हाई अचीवमेंट, या फिर मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव्स और टॉप रिसर्चर्स। अगर I-140 अप्रूव हो जाता है तो स्पाउस और चिल्ड्रन भी डिपेंडेंट स्टेटस में अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी में प्रोसेसिंग रिलेटिवली फास्ट होती है। EB2 नेक्स्ट लेवल है। इसमें एडवांस डिग्री वाले प्रोफेशनल्स या एक्सेप्शनल एबिलिटी वाले लोग आते हैं। यहाँ एम्प्लॉयर को फॉर्म I-140 फाइल करना होता है। लेकिन अगर आपका काम यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में है तो नेशनल इंटरेस्ट वेवर के तहत आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जहाँ एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर्स के लिए एक स्पेशल प्रोविजन भी है। अगर वो अंडर सर्व्ड एरियाज में काम करने के लिए अग्री करते हैं तो वो भी NIW रूट से ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म I-485 फाइल करना होता है और स्पेसिफिक कंडीशंस भी पूरी करनी होती हैं। अब EB3 कैटेगरी ये सबसे वाइड कैटेगरी है। इसमें स्किल्ड वर्कर्स, प्रोफेशनल्स और अनस्किल्ड वर्कर्स भी आते हैं। यहाँ रिक्वायरमेंट है कि जॉब रोल डिफाइंड हो, जैसे मिनिमम एक्सपीरियंस या डिग्री। एम्प्लॉयर को I-140 फाइल करना होता है और अप्रूवल के बाद फैमिली मेंबर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूएस में $10,50,000 इन्वेस्ट करते हैं या टारगेटेड एरिया में $8 लाख इन्वेस्ट करते हैं और उससे कम 10 जॉब्स क्रिएट होती हैं तो आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। शुरुआत में कंडीशनल रेजिडेंसी मिलती है जो 2 साल की होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंडियंस के लिए क्या चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा इशू है बैकलॉग, क्योंकि हाई डिमांड कंट्रीज में एनुअल वीजा लिमिट जल्दी भर जाते हैं। इसीलिए प्लानिंग करते समय कैटेगरी का सही सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि हर कैटेगरी का टाइमलाइन अलग अलग होता है। अब बात करते हैं व्हाट द रूल सेज, यानी कि नियम क्या कहते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम पूरी तरह कैटेगरी बेस्ड होता है। एलिजिबिलिटी, फॉर्म, स्पॉन्सरशिप और इसके साथ ही टाइमलाइंस सब कुछ लॉ के हिसाब से फिक्स्ड है। अगर आप गलत कैटेगरी चुनते हैं या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन देते हैं तो डिले या रिजेक्शन हो सकता है।
इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी क्लैरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियंस के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि वो अपनी प्रोफाइल को सही से चुने। अगर फैमिली ऑप्शन है तो उसे प्रायोरिटी दे क्योंकि वो फास्ट होता है। अगर एम्प्लॉयमेंट रूट है तो कैटेगरी और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप को क्लियरली समझें। और अगर सेल्फ पिटिशन ऑप्शन है जैसे NIW अवेलेबल है तो उसे एक्सप्लोर करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप US में ग्रीन कार्ड पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, किसमें कितना टाइम लगता है और क्या क्या ऐसे लीगल प्रोसीजर्स हैं, ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।